Hello students, today I will teach you oils, जिसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको कैस्टर ऑयल पढ़ाऊंगी, जिसको अंडी का तेल भी कहते हैं। अंडी का तेल जिस प्लांट से प्राप्त होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है रिसिनस कम्युनिस और फैमिली है यूफोरबिएसी। अब इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग डिस्कस करें तो कैस्टर ऑयल यानी ये जो रिसिनस कम्युनिस है, इसके प्लांट सबसे पहले इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका में पाए गए थे, जिसका वर्णन सुश्रुता आयुर्वेदा में पाया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड का जितना भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर ये रिसिनस कम्युनिस यानी अंडी के पेड़ पाए जाते हैं। तो उसके अलावा जो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि कहाँ इसका कल्टीवेशन होता है, तो सबसे मेन जो कैस्टर प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं कहे जाएंगे वर्ल्ड में, वो हैं ब्राजील, इंडिया, रशिया और अर्जेंटीना। इसके अलावा भी वर्ल्ड में कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कैस्टर ऑयल कल्टीवेटेड भी किया जाता है। कैस्टर ऑयल यानी कैस्टर प्लांट कल्टीवेटेड भी किया जाता है। वो है चाइना, थाईलैंड, सूडान, आपका साइरिया, रोमानिया एंड कुछ और भी एरियाज हैं जहाँ पर कुछ क्वांटिटी में ये कैस्टर प्लांट पाए जाते हैं। अब इसके बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें कि मीन्स इसके वानस्पतिक लक्षण कैसे हैं, यानी इसका प्लांट किस तरह का होता है, तो इसका प्लांट टॉल होता है, लंबा, ग्लैब्रस मीन्स उसका जो स्टेम है वो चिकना होता है। इसके अलावा वो वार्षिक मतलब बहुवार्षिक पौधा आप कह सकते हैं होता है, पेरिनियल आप कह सकते हो। आपने अगर देखा हो तो कई सालों तक वो प्लांट बना रहता है, उसे बस उसका फ्रूट तोड़ लिए जाते हैं जिनके अंदर वो सीड्स मिलते हैं जिनसे ऑयल निकलता है। तो जो इसका प्लांट होता है वो प्रायः हाइट में 8 से 9 मीटर लंबा होता है और इसकी लीव्स जो होती हैं वो पामेटली लोब्ड होती है। पामेटली लोब्ड मीन्स होता है कुछ इस टाइप की इस तरह की लीव्स होती है जिसको पामेटली लोब्ड कहा जाता है। अब लीव्स की बात हो गई कि पामेटली लोब्ड होती है। प्लांट जो होता है वो मोनोसियस होता है, मीन्स फ्लावर जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर की तरफ और मेल फ्लावर वो इन्फ्लोरेसेंस में नीचे की तरफ बनते हैं। मीन्स एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और डायनोशियम यानी पुंकेसर और जायांग उपस्थित नहीं होता है, वो दोनों ही पार्ट्स अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो इसका ये यूफोरबिएसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है कि उसमें एक ही इन्फ्लोरेसेंस में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि फीमेल फ्लावर ऊपर की ओर और जो
क्या कहते हैं मेल फ्लावर हैं वो नीचे की ओर इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं और फीमेल फ्लावर संख्या में कम होते हैं, जबकि मेल फ्लावर संख्या में अधिक होते हैं। जो इसका फ्रूट होता है वो रैग्मा टाइप का फ्रूट होता है, जिसमें कि जो मैच्योरिटी आने पर वो फट जाता है और उससे 3 मतलब सीड्स, जो एक सीड होगा लेकिन 3 सीडेड टाइप का होता है, उसको कोकाई कहते हैं। उसका जो सीड होता है उसको कोकाई कहते हैं। और सीड्स कैसे होती हैं? ओब्लॉन्ग, स्मूथ एंड मोटर। इसके अलावा जो कॉटिलीडन होते हैं उनके ऊपर मीन्स वो जो कॉटिलीडन होते हैं वो 2 होते हैं। पेपरी मीन्स जैसे पेपर जैसे हल्के कॉटिलीडन होते हैं सीड में। और इसके अलावा जो कॉटिलीडन की जो आप कह सकते हो कवरिंग होती है वो जो कॉटिलीडन है वो जो एंडोस्पर्म होता है उसमें धसे हुए पाए जाते हैं। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक के बाद आता है कल्टीवेशन। मीन्स इनका अगर कल्टीवेशन किया जाए, इनकी खेती की जाए तो उसके लिए किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए। अच्छा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने इंडिया के वो एरिया नहीं बता पाई जहाँ पर ये पाया जाता है कैस्टर प्लांट। तो कैस्टर प्लांट इंडिया में आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैस्टर प्लांट पाया जाता है। लगभग 70% जो टोटल वो कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन है वो इन्हीं एरियाज में होता है। इसके अलावा भी आपका जो कैस्टर ऑयल है कैस्टर प्लांट है वो कहीं कहीं वाइल्डली मीन्स अपने आप भी ग्रो कर जाता है। अच्छा, अब कल्टीवेशन की बात मैं कर रही थी, तो ये एक रेन फेड क्रॉप है और ये रेन फेड क्रॉप होने के साथ साथ मोस्टली जो आपकी फर्टाइल सॉइल है मीन्स जिसकी फर्टिलिटी एवरेज है वहाँ पर ये ग्रो करती है। और इसको सॉर्गम मीन्स और बाजरा मिलेट जिसको कहते हैं, और उसके अलावा आपका ग्राउंड नट, इनके साथ भी मिक्स करके इसको कल्टीवेटेड किया जा सकता है। जैसे कि सपोज करिए ग्राउंड नट की खेती हुई है तो किनारे किनारे पेड़ पर आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। तो इस प्लांट को जो है वो हॉट ड्राई क्लाइमेट चाहिए रहता है ग्रो कराने के लिए। और जो इसके फ्रूट्स हैं वो मैकेनिकली और मैनुअली दोनों तरह से हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। और मोस्टली जब वो फुल मैच्योरिटी पर हो तभी उनको हार्वेस्ट करना चाहिए, पहले हार्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसकी गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो हाइब्रिड वैरायटी है GCH 14 वो एक हाइब्रिड वैरायटी है जो कि सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। कहाँ पर? गुजरात और तमिलनाडु, और मैंने क्या बताया था आपको, गुजरात, तमिलनाडु और हाँ आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पर GCH 14 ग्रो की जाती है, कल्टीवेटेड की जाती है आप कह सकते हो। और इसका जो एवरेज यील्ड है तो वो है आपका 0.75 to 2 टन पर हेक्टेयर।
और ये जो कैस्टर प्लांट है उनके सीड से जो कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस मोस्टली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या एक्सप्रेशन मेथड द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सीड्स में जो ऑयल की परसेंटेज है वो 35 to 51% तक होती है, जिसको कि ऑयल को सीड्स से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या एक्सप्रेशन मेथड द्वारा अलग कर लिया जाता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो ऑयल की बहुत ही फाइन क्वालिटी होती है। तो कहीं कहीं सीड्स को बहुत कोल्ड टेम्परेचर पर क्रश करके भी उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब कैस्टर ऑयल की अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए कि उसमें बाकी सब क्या क्या है, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल में अगर देखा जाए तो जो कैस्टर ऑयल होता है उसका कलर वो कलरलेस होता है या फिर पेल ग्रीनिश येलो कलर का होता है, जो कि नॉन ड्राइंग ऑयल है। और इसके साथ साथ इस ऑयल में रिसिनोलिक एसिड 91 to 95% होता है, लिनोलेनिक एसिड 4.5%, पामिटिक एंड एस्टेरिक एसिड 1.2% एंड ऑलिक एसिड भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये रिसिनोलिक एसिड है वो आपका कुछ अमाउंट मतलब जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसके कारण उसके कारण इस ऑयल की जो क्वालिटी है वो हाई एसिटाइल वैल्यू रखता है। इसके साथ साथ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इसके साथ साथ ही इसकी जो ईथर में या पेट्रोलियम में ये इनसॉल्युबल होता है। अब आते हैं इसके यूजेस, जो कि कैस्टर ऑयल के क्या यूजेस हैं। तो कैस्टर ऑयल एक फैटी ऑयल है और इसका यूज मोस्टली कैथेरेटिक, लुब्रिकेंट और इल्यूमिनेशन इन सब तरीकों से तो किया ही जाता है। इसके अलावा जो इसमें उपस्थित रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, तो उसकी उपस्थिति के कारण इसको जब क्या कहते हैं आपका हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है इस ऑयल की, तो इसमें जो उपस्थित लिपोलिटिक एंजाइम्स हैं वो प्रभावित होते हैं और जिसके कारण ये जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल में। और यह जो सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है, ये जो कॉटन फैब्रिक्स हैं उनको कलर करने में, क्योंकि ये तब रेड कलर का हो जाता है, तो जो कॉटन फैब्रिक्स हैं उनको कलर करने में, डाइंग करने के लिए मीन्स यूज होता है। और उसके साथ साथ इसका उपयोग ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में और जो टाइपराइटर की इंक है उसके लिए, मतलब टाइपराइटर की जो इंक होती है उसमें ये ऑयल उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका लेदर का इमिटेशन करने के लिए यूज किया जाता है, मीन्स उसमें शाइनिंग लाने के लिए। और इसी कारण ये जो आपका हाइड्रोजनेटेड मीन्स हाइड्रोलिसिस की गई थी ना कैस्टर ऑयल की, तो वो जो हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोलाइज्ड आप कह सकते हो कैस्टर ऑयल होता है, उसको पॉलिश, कैंडल्स, प्लास्टिक मोल्डिंग इन सब के रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है जो कैस्टर ऑयल होता है। और उसके अलावा वो जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है
वो कनाडा वैक्स की तरह, जो कनाडा बाल्सम होता है जैसे, उसी तरह कार्नोवा वैक्स होता है, जैसा कनाडा बाल्सम होता है उसी तरह का होता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा ये एक एडहेसिव मीन्स चिपकाने वाले पदार्थ की तरह भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी कैस्टर ऑयल की ज़रूरत होती है। और जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है ये आपका एंटी कैरियोजेनेटिक जो डिनाइट्रीफाइड्स हैं उनका एक सब्स्टिट्यूट है, क्लियर। और इसके अलावा जो ये कैस्टर ऑयल का जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है इसका उपयोग स्किन की फेयरनेस क्रीम बनाने में किया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें कोजिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण ही ये फेयरनेस क्रीम में प्रयुक्त किया जाता है। और अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैस्टर ऑयल को हीट कर दिया जाए, मीन्स गर्म कर दिया जाए, तो होता क्या है कि इससे पायरोलिक जो एसिड है उसका वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन, और जिससे के कारण क्या होगा कि हमको हिपेटैल्डिहाइड और अंडर साइक्लिनिक एसिड प्राप्त होगा जो कि परफ्यूम बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से जो कैस्टर ऑयल है ये बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड्स बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। और उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट जो फंगल स्किन डिसीज है, क्योंकि इससे फंजीसाइड बनता है तो फिर फंगल स्किन डिसीजेस जो हैं उनको बनाने में भी ये उनके ट्रीटमेंट के लिए जो क्रीम बनाई जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है वो आपका सबसे ज़्यादा उसमें लिथियम बेस्ड होने के कारण जो ग्रीसिंग बनाई जाती है लुब्रिकेंट्स में, वो लुब्रिकेंट्स मीन्स होता है जो ये ऑटो पार्ट्स के मूवी ऑयल वगैरह ये जो बनते हैं ब्रेक ऑयल, वो लुब्रिकेंट्स में ग्रीसिंग बनाने में भी यूज होता है जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल होता है। और हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल मैंने ग्रीसिंग में तो बताया ही, उसके साथ साथ ये क्या होता है कि आपका इसमें ग्लिसिनोलिक जो ये एसिड है वो पाया जाता है जिसके कारण ये बहुत ही अच्छे से उसमें जो लोअर सरफेस टेंशन करना होता है किसी का, जैसे कि आप कह सकते हैं किसी वो जो मेडिसिन बनाई जाती है जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स सपोज करिए बनाई जाती हैं, तो उनमें भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें रेसिनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स बनती हैं उनकी कोटिंग भी इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो ये आपका मैं बता रही थी कैस्टर ऑयल, तो जो कैस्टर ऑयल है तो उससे कैस्टर ऑयल से एक भाई कोई भी ऑयल निकाला जाता है तो उससे केक भी प्राप्त होता है, मीन्स खली। तो जो कैस्टर ऑयल का केक होता है उसका उपयोग उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है फर्टिलाइजर में। क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब पाया जाता है जिसके कारण इसका उपयोग फर्टिलाइजर की तरह किया जाता है। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं कैस्टर केक है वो उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो इससे बहुत से जगह बाल धोने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो कहा जाता है उससे बालों में जो डैंड्रफ है वो सब दूर हो जाता है। इसके अलावा नाइजीरिया में जो कैस्टर के सीड्स हैं उनका प्रयोग जो आपका किया जाता है उसमें जो जैसे कि कोई भी डिश बनाई जाती है कॉन्डिमेंट या उस तरह से कुछ भी, तो उनमें भी इनके सीड्स का उपयोग बॉईल करके या बॉईल करने के अलावा उनको वो करके आप कह सकते हो फर्मेंटेट करके यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से कैस्टर ऑयल मैंने कंप्लीट किया। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू ऑयल्स। ऑयल्स में आज मैं आपको कोकोनट ऑयल पढ़ाऊंगी। तो कोकोनट ऑयल, जिसको गरी का तेल भी कहते हैं, जिस प्लांट से प्राप्त होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है कोकस न्यूसीफेरा, जो कि एरिकेसी फैमिली का मेंबर है। अब बात करते हैं हम इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत से मतभेद हैं। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा कोकोनट है इसकी उत्पत्ति, पहली बात तो यह मनुष्य के लिए एक, आप ये समझ लीजिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है नेचर का, जो कि आपका इस मतलब जितना भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर ईजिली पाया जाता है। अब बात करते हैं ओरिजिन की, जो मैं पहले कह रही थी कि उसके बारे में कई मतभेद हैं। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो आपका कोकोनट है ये साउथ या सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जो एंडीज का नॉर्दर्न एंड है वहाँ का कोस्टल एरियाज में इसकी उत्पत्ति हुई है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है, और कुछ लोगों का मानना है कि इसका नेटिव होम जो है आपका वो कोस्ट ऑफ अमेरिका है। तो इस तरह से कई सारे मतभेद होते हुए भी ये जो हमारा कोकोनट है ये जितना भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो भी कंट्रीज हैं उनके कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग तो ये मुख्यतः फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया, मैक्सिको और आपका जो कहा जाना चाहिए वेस्ट मलेशिया और मलाया, श्रीलंका, इन जगहों पर इसका बहुत ही कल्टीवेशन होता है, यानी ये पाया जाता है, आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मीन्स की प्लांट किस तरह का होता है, तो ये आप सभी को पता है कि ये टॉल ट्री है, मीन्स एक लंबा सा पेड़ होता है जो कि कैसा होता है, पाम लाइक। और कोकोनट ट्री तो बहुत ही सुंदर लगता है, मोस्टली लोग पेंटिंग जब भी बनाते हैं तो उसमें जरूर कोकोनट ट्री जरूर बना देते हैं। तो फिलहाल में हम लोग बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो अगर इस प्लांट को देखा जाए तो इसकी हाइट लगभग 10 से 25 मीटर तक होती है, और इसका स्टेम का जो क्राउन होता है वो 20 से 30 मतलब लार्ज होता है सेंटीमीटर, सॉरी। और इसकी जो क्राउन में लीव्स लगी रहती हैं वो 1.8 से 6 मीटर तक लंबी होती हैं। इसके अलावा इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बोट लाइक स्पाइथे होते हैं,
जो फ्लावर्स होते हैं वो एक स्पैथे से कवर्ड रहते हैं, जो कि बोट लाइक लगता है, जैसे नाव जैसा। और सेकेंड ईयर में इन्फ्लोरेसेंस मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने बताया कि स्पैथे इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। उसमें एक जो ब्रैक होता है वो पूरा एक कवर्ड की तरह होता है और सारा का सारा जो फ्लावर है उसके अंदर पाया जाता है, और उसका जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो खुली हुई सी होती है। अब इसके बाद अगर इसका जो ट्री होता है वो कैसा होता है, मोनोसियस होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर एक ही इन्फ्लोरेसेंस पर पाए जाते हैं। और जो फ्रूट होता है वो फिब्रस ड्रूप फ्रूट कहलाता है। ठीक, और कितना बड़ा, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, और यह आउटर थिक एक्सोकार, मिडिल मीसोकार, और अंदर का जो स्टोनी पार्ट निकलता है उसको एंडोकार कहते हैं। एक्सोकार जो थिक बाहर बिल्कुल लेयर होती है, ठीक, उसके बाद जो जटा जैसी निकलती है वो मीजोकार होती है, और उसके बाद जो टाइट बिल्कुल कवरिंग में जो रहता है ना उसको कहते हैं एंडोकार। और जो एंडोकार के अंदर जो रहता है, जिसको हम लोग नारियल का गोला कहते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, एंडोकार के अंदर, तो वो कैसा होता है, वो थिक मिल्की जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। वो उसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म, जो कि थिक होता है, यानी मोटा। आपने देखा ही है नारियल की परत अच्छी खासी मोटी होती है, वाइट कलर का, और मिल्की रहता है, मीन्स उसको खाओ तो ऐसा लगता है ना जैसे कि दूध सा निकल रहा है। और वही जब सूख जाता है दूध, तो जब एक्सट्रैक्ट करो उससे तो वो ऑयल निकलता है, यानी सूखे गोले में देखिए तो अगर आप कसते हैं तो कसने पर आपको दिखता होगा जैसे ऑयल निकल रहा है। अब हम लोग इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में बात करेंगे। कोकोनट प्रोड्यूसिंग एरियाज मोस्टली जितना भी इंडिया में कोस्टल एरियाज है वो होता है, उसके साथ साथ ये कोस्टल क्रॉप भी कही जाती है। इसके लिए सैंडी लोमी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है इसकी ग्रोथ के लिए, और इसकी ग्रोथ जो है उसको लिए एवरेज एक टेम्परेचर चाहिए, वो होता है 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो एनुअल रेनफॉल है वो 130 to 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कोस्टल एरियाज जो अंडमान निकोबार आइलैंड के, दमन एंड दीव आइलैंड के, गोवा, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, इन सभी का जितना भी समुद्री तटीय एरिया, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, समुद्र का जो तटीय एरिया, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं और मोस्टली वहाँ पर इनकी खेती होती है। और कोकोनट का अगर देखा जाए तो पूरी इंडिया में टोटल जो कल्टीवेशन है वो 1.93 मिलियन हेक्टेयर है, जहाँ पर लगभग 12,148 मिलियन नट यानी कोकोनट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए एक सर्वे में पाया गया है कि इंडिया जो कि 90 कंट्रीज हैं जहां पर कोकोनट कल्टीवेट होता है, तो उसमें इंडिया 3rd पोजीशन पर है, यानी हमारे यहाँ काफी प्रोडक्शन कोकोनट का होता है। अब इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसका कल्टीवेशन जो है आपका वो बाय सीडलिंग होता है नर्सरी में,
और जब ये 4 से 5 मीटर तक के 4 से 5 सेंटीमीटर तक के मीटर तक के हो जाते हैं तो उनको प्लांटेड कर दिया जाता है। पहले नर्सरी में सीड्स द्वारा इनका वो तैयार किया जाता है। सीड्स आपने कभी अगर नारियल का गोला फोड़ा हो तो उसमें जो नारियल रहता है उस पर एक ऊपर वाइट कलर का वो जिसको कहते हैं फूल है, ये फूल नहीं वही सीड होता है नारियल का, ठीक। तो वो उसी को ही नर्सरी में प्लांटेड किया जाता है छोटे छोटे पॉट्स में या सीड बेड्स में, और फिर जब वो 4 से 5 मीटर तक के बड़े हो जाते हैं तो उनको जो कोस्टल एरियाज जहाँ ग्रो कराना है वहाँ पर कल्टीवेटेड कर दिया जाता है। तो फिर जब कल्टीवेटेड किया जाता है तो क्या होता है कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, जिसके लिए इनमें फर्टिलाइजर डाला जाता है जिससे कि जल्दी से जल्दी फ्लोइंग स्टेज आए, फ्लावरिंग स्टेज आए, और फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद ही फ्रूट तैयार होता है। जो हेल्दी ट्री होता है वो 5 से 7 साल में फ्रूट तैयार कर देता है, और पूरे 1 साल में आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग लगभग 6 से 8 बार कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल बता रही हूँ।